आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आज़ाद हिंद फौज के विषय में कुछ सीखते हैं। पिछला टॉपिक हम लोगों का था कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको आपने देखा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हम लोगों का चल रहा था उसमें अंतिम आंदोलन लगभग था जो खूब व्यापक रूप से हुआ था। उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिल ही गई कुछ दिनों बाद। जो स्वतंत्रता मिलने वाली प्रक्रिया थी वो एक तरह से प्रक्रियागत ही थी, इस नाते कि आपने देखा असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन सब के विपरीत यह स्वभाव में दूसरे प्रकृति का था। इसमें जनता इस दशा में पहुंच गई थी कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने जो दिया था उसके अनुरूप व्यवहार कर रही थी। आपने ये भी देखा कि जैसे ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत प्रथम पंक्ति के नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो द्वितीय पंक्ति के जो नेता थे वो भूमिगत होकर के कांग्रेस का संचालन या अपने सामान्य लोगों का संचालन उनको नेतृत्व दिया करते थे। उसी क्रम में अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उन लोगों ने कांग्रेस रेडियो की भी स्थापना करी थी। कांग्रेस रेडियो का कार्य था कि उसी के माध्यम से हमारे नेतागण भूमिगत रह करके अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते थे। कारण है कि जनता को दिशा निर्देश की आवश्यकता थी और जो महत्वपूर्ण नेता थे वो सब जेल में हो गए थे, तो बिना दिशा निर्देश के आंदोलन को चलाना सामान्य लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत की बात होती है। इस वजह से उन लोगों ने क्या किया कि कांग्रेस रेडियो का सहारा लिया और सर्वप्रथम उसमें उषा मेहता नाम की एक महिला रहती हैं, उनका बड़ा योगदान है। वो कांग्रेस को स्थापित की मुंबई में और उस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो प्रतिदिन नियमित रूप से उस पर बोलते थे। उसमें बाबू भाई पुराणिक का भी योगदान था, लेकिन भाई सत्ता अंग्रेज़ों की थी, वो अपने खिलाफ क्यों कोई ऐसी चीज़ें सुनते। यद्यप बाद में वो खोज लिए, उसको खोज करके उसको नष्ट कर डाले। उषा मेहता, बाबू भाई पुराणिक को इसके लिए जेल भी जानी पड़ी, लेकिन उन लोगों ने कहने का मतलब अपना पूरा प्रयास किया भूमिगत रह करके। और जनता जो पहले जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, आपको सामान्य निर्देश न मिल पाए तो इन बिंदुओं का पालन करते हुए आप निर्देश आंदोलन को चलाएंगे। ऐसा करते हुए जनता ने हमारे पूरा साथ दिया और अंग्रेज़ों को अब लगने लगा कि जनता भी जागरूक हो गई है। सेना और पुलिस जिसके बल पर अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था वो लगभग विश्वास हिल सा गया था। तो अब ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ जो कुटिल लोग थे, जो नीति पहले से चलाते आ रहे थे उसका अनुपालन कर रहे थे, साथ ही उसको बढ़ा भी रहे थे, जैसे सांप्रदायिकता का, जिसके चलते क्या हो रहा था कि हमारे समाज को विभाजित कर पा रहे थे। और यहाँ चाहे उसको हम परिस्थिति जन्य दोष कह लें या अपनी व्यक्तिगत समझ की कमी कह लें कि हम लोग देशवासी के रूप में इकट्ठे नहीं हो सके। फलतः जब हमें आज़ादी मिली भी तो एक तरफ खुशी थी कि हम आज़ाद हो रहे थे, दूसरी तरफ ये था कि हमारे देश का विभाजन हो रहा था। वो तो विभाजन के समय चर्चा करेंगे, लेकिन उस घड़ी तक पहुँचने में, माने अगस्त 1947 तक पहुँचने में एक किरदार का बहुत बड़ा रोल रहा है। उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और उसके वो सर्वोच्च सेनापति भी बने थे। आज हम उनकी कहानी बताते हैं, उनके किरदार को समझाते हैं संक्षिप्त में। यद्यपि वो बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, उनको शब्दों में बांधना कठिन है, पर परीक्षा की दृष्टि से जो हम लोग समझ सकते हैं कि ये बिंदु हमें जानने चाहिए, हमारी परीक्षाओं में आते रहे हैं, हमें जानना भी है और हमें अपनी परीक्षा भी पास करनी है। तो जानने के तो बहुत कुछ है उनके विषय में, लेकिन सामान्य रूप से उन बिंदुओं को ट्रैक कर लें जिनसे कि हमें प्रश्न मिलते हैं, तो हम अपने प्रश्नों को कर लें। तो आइए आज देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ कैसे क्या किया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का क्या रोल रहा और कैसे उन्होंने क्या कार्य किया और कितने प्रतिभाशाली थे। इन सब बिंदुओं को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में, उस ज़माने में जब संचार के साधन, जानने के साधन उतने ज़्यादा नहीं थे,
तब वो कारनामा उन्होंने दिखाया। और इतना ही नहीं, देश में विदेशी सत्ता थी जो हर तरह से आंदोलन को या आगे बढ़ने वालों को कुचलने को बेताब रहती थी। ऐसे समय में उन्होंने ये किया, जिनसे हम न केवल जानें बल्कि सीखें भी कि कैसे हमारे लोगों ने अथक प्रयास करके, बलिदान दे करके हमको आज़ादी की ये ज़िंदगी उपलब्ध कराई है। तो आज उसको समझते हैं हम लोग। देखिए, आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनी थी? ये सिंगापुर में बनी थी। आज़ाद हिंद फौज मतलब आज़ाद कराना है हिंद को, अपने देश को, ऐसी फौज बनी हुई है। ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस हैं। एक सामान्य सा प्रश्न है, कब हुआ था? 1943 में। 1942 की घटना आपने भारत छोड़ो देखी ही थी। 1943 में स्थान कौन सा था? तो सिंगापुर। सिंगापुर की हालत ये आप देखिए जरा नक्शे में, आप समझिए। ये दक्षिण भारत है, ठीक। तो लगभग यहाँ ऐसा छोटा सा द्वीप सा देश है सिंगापुर। आप इसकी लोकेशन दक्षिण पूर्व कह सकते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्व में एक तरह से सागर में तटीय द्वीप कह रहे हैं, तो द्वीप तो सागर में ही होते हैं। ये द्वीप की ही रचना है। द्वीप का मतलब वो स्थान होता है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो। ऐसे ऐसे चारों तरफ से जल से घिरा है तो द्वीप है। तो भारत के थे, लेकिन यहाँ सिंगापुर में उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। अब इनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन को हम लोग देखें तो आपको समझ आएगा। 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि बार बार होता है कि ये तो बंगाल में जन्मे थे। तो उसका जवाब यह है कि जब एक जन्मे थे तो आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब एक बंगाल प्रांत था। तो इस वजह से कभी कभी कह दिया जाता है कि बंगाल में जन्मे थे, बंगाली बाबू थे। लेकिन मूल स्थान जो था 23 जनवरी 1897 को ईस्वी में उड़ीसा के कटक में जन्मे थे। आपको याद होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। माने जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सुभाष बाबू का जन्म भी नहीं हुआ था। 1919 में वो स्नातक हुए। मीन्स 97 में जन्मा बालक 1919 में स्नातक हो गया, ग्रेजुएट हो गया, मैंने शिक्षा अपनी पूर्ण करी। और मजे की बात यह है, जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना ही चाहिए, कि 1920 में ठीक अगले वर्ष, ग्रेजुएट होने के ठीक अगले वर्ष, उन्होंने उस समय की, खैर आज की भी है, उस समय की कठिनतम परीक्षा ICS की परीक्षा में बैठे और मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान आया। सोचिए कितनी प्रतिभा के धनी रहे होंगे। और इतना ही नहीं, हम आप भी न उतना तो अपनी परिस्थिति और क्षमता बस काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हम लोग करते क्या हैं, अध्ययन के समय तक बस ऐसे तैसे रहते हैं। विद्यार्थी को छोड़ करके और सब कुछ रहते हैं। जरा सीखिए कि 1919 में स्नातक हो रहे हैं और 20 में कठिनतम परीक्षा, जबकि अंग्रेजों के समय की परीक्षा थी, उसमें संसाधन भी ऐसे नहीं थे, परीक्षा देना भी कठिन था। उस परीक्षा में न केवल आए बल्कि मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान प्राप्त किया। क्या सीखने वाली चीज़ नहीं है? क्या इससे हम यह नहीं सीख सकते हैं? ग्रेजुएट का मतलब ही होता है पूर्ण। पूर्ण से तात्पर्य है कि हम प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर ग्रेजुएट होते होते इतना ज्ञान का संग्रह कर लेते हैं, समझ विकसित कर लेते हैं कि यह माना जाता है कि हम किसी भी परीक्षा में बैठें अपने उसके हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, तो उसको हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने किया। हम मान लेते हैं ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, ईश्वर ने इन्हें ज़्यादा कुछ ऐसे प्रतिभावान बनाया था, तो ठीक है कि ICS में बैठे, लेकिन हम भी तो कुछ कर सकते हैं, ईश्वर ने हमें भी तो कुछ दिया है। इनसे इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। फिर आ तो गए, लेकिन इनको जो ICS बन के कार्य करना होता वो अंग्रेज़ों के अधीन जिलाधीश बन करके ही कार्य करना होता। मीन्स ये है कि अपने देश की जनता पर ही शासन करना होता, जो इन्हें स्वीकार्य नहीं था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। माने उस जमाने में बिल्कुल आराम की, सम्मान की एक तरह से नौकरी पाते हुए उसको बीट किए, पाए
और फिर अपनी जनता से, अपने देश से लगाव के नाते इन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो कितनी बड़ी बात है उस जाने। आज हम लोग क्या है, एक छोटे छोटे स्वार्थ के बस अपने देश से, अपने जनता से, अपने लोगों से किनारा कस लेते हैं। लेकिन उस ज़माने में यह व्यक्ति ICS जैसी परीक्षा को पास किया, पास ही नहीं किया, चौथे स्थान पे पास किया तुरंत ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद, लेकिन अपने देश से प्रेम के चलते, देशवासियों से प्रेम के चलते, देशवासियों को किस बात का कष्ट था, देशवासियों को इस बात का कष्ट था कि देशवासी हमारे गुलाम थे, उपनिवेश थे, उन्हें तरह तरह के कष्ट थे। अब आप कहेंगे कितने कष्ट थे, तो गुलाम या उपनिवेश वाली जो जनसंख्या है उसके अनंत कष्ट होते हैं, कष्ट की कोई सीमा नहीं, कोई गिनती नहीं। उस कष्ट को निवारित करने के लिए इन्होंने ICS जैसी परीक्षा को छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, 1921 में आपने देखा ना, 1919 में यह व्यक्ति ग्रेजुएट हो रहा है, ठीक। 1920 में क्या हुआ, ICS बन गए, ठीक। 1921 में जैसे इस्तीफा दे दिए, तो ऐसा नहीं कि घर बैठेंगे, और घर बैठने क्या मतलब है, यही तो था ही कि हम ICS न बन करके हम अपने देशवासियों के साथ खड़े होंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे, उनके लिए प्रयास करेंगे। तो उस क्रम में क्या हुआ, 1921 में कांग्रेस में शामिल हो गए। सहज प्रश्न है, हो सकता है हो जाए आपसे। तो 1921 में कांग्रेस में शामिल हुए। ये चित्तरंजन दास और गांधी जी, इनकी प्रेरणा से, ये जो चित्तरंजन दास थे ना, ये इनके गुरु जी थे, माने इनको ये गुरु की पदवी से नवाजते थे, इनकी प्रेरणा इन पे ज़्यादा थी। यद्यपि गांधी जी को भी इन्होंने संबोधित करके ठीक। दिसंबर 1921 में क्या हुआ, इसी 21 माह के दिसंबर में अंतिम समय में 6 माह की इन्हें सजा हो गई, और फिर तो सिलसिला ही शुरू हो गया। और बताया जाता है कि 11 बार वे जेल गए। सोचिए कि आराम तलब जिंदगी छोड़ करके जैसे ही कांग्रेस में शामिल हुए, चूँकि जब आप उपनिवेशवादी शक्ति के खिलाफ संघर्ष शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहाँ आपको पसंद करने वाले हैं। तो दिसंबर 1921 में 6 माह की जेल होती है इन्हें, और उसके बाद फिर जेल का ही सिलसिला शुरू हो जाता है। 11 बार जेल गए, और जेल में ऐसा नहीं है कि आज की जैसी जेलें थीं जहाँ बड़े सुधार और बड़ी मानवीयता की बातें होती थी। उस समय जेल जाना बहुत कठिन था और बड़ा मानवीय जीवन वहाँ भी झेलना पड़ता था। लेकिन हमारे आपके लिए, देशवासियों के साथ खड़े होने के लिए, उनके संघर्ष को बल देने के लिए यह व्यक्ति 11 बार जेल गया। तो क्या हम इससे सीख नहीं सकते हैं? फिर आगे घटनाक्रम बढ़ता है। सन 1938 में, ये आपका बहुत बार प्रश्न बना है PCS से लेके तमाम परीक्षाओं में, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन होता है, उसके ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। उस जमाने में कांग्रेस का अध्यक्ष होना बड़े गौरव और गरिमा की बात होती थी। कारण ये था कि राष्ट्रीय आंदोलन की वाहक संस्था कांग्रेस थी, आज की कांग्रेस नहीं थी वो संस्था, और उस संस्था का अध्यक्ष बहुत मायने रखता था, और उसी व्यक्ति को यह पद सौंपा जाता था जो उस पद की धारिता को ग्रहण करने की क्षमता रखता हो, योग्यता रखता हो। ऐसे में सन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इतना ही नहीं, सन 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में, चूँकि आपको ख्याल होगा प्रतिवर्ष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था, जब कभी कोई संकट या कोई परेशानी आई तो बीच के कालखंडों में नहीं भी हुआ या बहुत ज़रूरत हुई तो विशेष अधिवेशन भी हुए। आपने बीच में देखे हैं कि दिसंबर के वार्षिक अधिवेशन से इतर विशेष अधिवेशन भी हुए हैं। लेकिन यहाँ क्या था
त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष बने, जबकि अभी जो गांधी जी इनको प्रेरित करके ले आए थे, गांधी जी इनके विरोध में थे और गांधी जी के एक उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया। उन्होंने गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बनाया और उनको अपना समर्थन आशीर्वाद दिया। आपको ख्याल होगा कि गांधी जी 1919 में जब से शामिल हुए, भारतीय राजनीति में एक तरह से सक्रिय हुए, 1915 से में आने के बाद जैसे ही वो सक्रिय हुए, तब से लेकर के कांग्रेस पर उनका पूरा वर्चस्व था। लेकिन उस माने गांधी जी के ज़माने में सुभाष बोस अपने विचारों से न केवल कांग्रेस जन बल्कि आम लोगों में भी इस कदर लोकप्रिय थे कि पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन था, फिर भी पट्टाभी सीतारमैया हार गए। गांधी जी उसको अपनी व्यक्तिगत हार मानते थे और सुभाष बाबू जीते। तो इससे आपको पता चला होगा कि उनकी संघर्ष की क्षमता, एक चीज़ जिसको आपने देखा कि 6 माह से शुरुआत हुई, 11 बार तक जेल जाना पड़ा। दूसरी चीज़ ये कि देश के प्रति समर्पण और विचारों की प्रखरता ऐसी रही कि उनको कांग्रेस जन के अलावा आम लोग भी खूब मन से स्वीकार करते थे। एक समय की घटना है कि वे किसी जनसभा में भाषण देने आए थे, तो मंच से नीचे उन्होंने अपना जूता उतार दिया। तो एक सज्जन को लगा कि बड़ा सौभाग्य है कि हम सुभाष जी को देख पा रहे हैं, अपने निकट से सुन पा रहे हैं, ऐसे महापुरुष के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उनका जूता ही एक पाँव का चुरा के रख लिया। अब सुभाष बाबू उतरे तो उनको जूता ही नहीं मिल रहा था, तो बड़ी कोशिश के बाद जब जूता मिला, उससे पूछा गया भैया एक पाँव का जूता क्या करते, तो उसने कहा कि हम इसी जूते को चुरा के रख लेना चाहते थे कि सुभाष बाबू का पहना हुआ जूता ही हम रखे रहेंगे, तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। सोचिए जनता उनको कितना चाहते थे। और इसका प्रमाण भी है कि वो गांधी जी के विरोध के बावजूद कांग्रेस के अध्यक्ष बने अपने विचारों से। चूँकि उनका अंग्रेज़ों से एकदम साफ साफ मत था कि आपको मेरा देश छोड़ के जाना ही चाहिए, आप क्यों रहेंगे यहाँ, क्या औचित्य है आपका। जो उनके विचारों का खोखलापन था कि हम आपको सभ्य बनाने आए, उसको उजागर कर चुके थे, एक तरह से साबित भी कर चुके थे, तो उन्हें जाना ही चाहिए। इस टाइप के जो विचार थे, और गांधी जी के विचार में थोड़ा सा भिन्नता थी। इसी भिन्नता के चलते जो गांधी जी शुरू में इनको राजनीति में ले आए थे, वही 1939 तक आते आते इनके विरोधी भी हो गए। अब चूँकि जो कांग्रेस अध्यक्ष बनता, उसको अपनी कार्य समिति बनानी थी। कार्य समिति माने अपने सहयोगी जिनके माध्यम से संगठन अपना कार्य करता है। तो गांधी जी की इच्छा थी कि कार्य समिति के सदस्य हमारी इच्छा से चुने जाएं। सुभाष बाबू का मत था कि जब हम अध्यक्ष बने हैं तो हम कार्य समिति अपनी पसंद की बनाएंगे। इस बिंदु पर टकराव होता, तो टकराव से बचने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में ही इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और एक नया संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड माने आगे का, ब्लॉक माने एक तरह से संगठन मान लीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। और शेष कालों के लिए, भाई जिसे कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने, तो शेष कालों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। यह भी प्रश्न आपका परीक्षाओं में बना है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुने गए, वो तो घटना हुई ही, जब उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस को, तो शेष काल के लिए, चाहे 6 ही महीना रहा हो, शेष काल के लिए कौन बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वे शेष काल के कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी सुभाष जी ने। आप इसे देखिए, हाँ देखिए 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने देखिए ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, गठन किया। 1939 की बात है। और 40 में क्या हो रहा है आप जरा देखिए। 1940 में गिरफ्तार होते हैं फिर से और घर में नज़रबंद कर दिए जाते हैं। जब घर में नज़रबंद होते हैं तो इनके दिमाग में एक प्लान चलता रहता है। जितने दिनों तक नज़रबंद थे, बताया जाता है कि एक अति विश्वस्त नौकर के अलावा इनको कोई देख नहीं पाया। उसी बीच ये अपनी दाढ़ी को बढ़ाते रहे और इनके मन में दिमाग में यह योजना चलती रही कि हम अपने स्वरूप को ऐसे बदल लें कि हमारे निकट के या हमको पहचानने वाले, जानने वाले भी हमारे चेहरे को जान ही न पाएँ।
माने नज़रबंदी के दौरान ही इनके दिमाग में तमाम तरह की बातें चलती रहीं कि हमको अपना स्वरूप बदल लेना है। और बताया जाता है 26 जनवरी 1941 माने वो शुभ दिन जिस दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1941 में एक पठान जियाउद्दीन, ये जियाउद्दीन वाला प्रश्न कई बार आपकी परीक्षाओं में बना है। जियाउद्दीन के बेस में कलकत्ता से पेशावर, कैसे देखिए जरा, जैसे हम मान लीजिए भारत का एक पोर्शन देखें, कलकत्ता लगभग यहाँ पड़ेगा, ऐसे पेशावर यहाँ पड़ेगा, तो कलकत्ता से पेशावर एक पहुँच गए ट्रेन से और इन्हें कोई पहचान नहीं पाया। उस ज़माने में अंग्रेज़ों के समय में जहाँ इतनी सख्त व्यवस्था रहती थी, यह व्यक्ति अपने प्लान के तहत दाढ़ी को बढ़ाया, अपने रूप स्वरूप को एक मुस्लिम आकार दिया और जियाउद्दीन के नाम से कलकत्ता से निकल करके पेशावर पहुंच गए। ठीक, तो एक प्रश्न आपका बनता है, ये आपको जानना चाहिए कि बेस में कलकत्ता से पेशावर पहुंचे, फिर वहां से काबुल के रास्ते, अब चूँकि वहाँ से यूरोप जाना था इन्हें, तो वहाँ एक ईसाई का नाम और बेस लेना था, तो ये भी प्रश्न होता है कि ओरलैंडो मोसेट्टा, इसके नाम से पासपोर्ट बनवाते हुए ये आगे की यात्रा पूरी करी और जर्मनी पहुँच गए। चूँकि जर्मनी में उन दिनों हिटलर का शासन था और वो ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में चल रहा था, तो इनको लगा कि जो विश्व युद्ध चल रहा है उसमें जो ब्रिटेन की विरोधी शक्तियां हैं, यदि हम उनसे सहयोग मांगें तो हमारे देश को आज़ादी होने में सुविधा हो जाएगी। इसी वजह से ये जब नज़रबंद थे तो यह दिमाग बनाए कि हम किसी तरह यहाँ से देश से बाहर चले जाएं और उन शक्तियों का, विदेशी शक्तियों का सहारा लें जो ब्रिटेन के खिलाफ हैं, तो हमारे देशवासियों को इससे स्वतंत्रता मिल सकती है, राहत मिल सकती है। तो इसके मद्देनजर हिटलर के पास पहुँचे, ठीक है ना। तो कितना कार्य उन्होंने किया, यह प्रश्न आपका बनता है, आपको जाने रहना चाहिए। फिर क्या हुआ, जर्मनी के हिटलर ने इन्हें पूर्ण सहयोग का भी वादा किया। जर्मनी, जापान, ये सब उस समय एक धुरी पर थे, एक साथ थे, तो इस वजह से उन्होंने लिया। और फिर आप देखेंगे कि सितंबर 1942 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। ठीक, कौन गठन किया, यह प्रश्न इसमें रहता है, पूछा जाता है अक्सर। कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर फूजीहारा इस पुनीत कार्य में सहभागी हुए। इन लोगों का इनका और इनका किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी ढंग से नाम रहता है, तो हमको तीनों को जाने रहना है। कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीहारा ने आज़ाद हिंद फौज के गठन में साथ दिया इनका। अब यह तिथि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार, कैसी सरकार, भारत की अस्थायी सरकार, कहाँ भारत की अस्थायी सरकार, भारत में नहीं, भारत से बाहर, इन्होंने इस तारीख को 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। और यहीं से इन्होंने दो नारे दिए जो बड़े चर्चित हैं और इनका बड़ा महत्व है। जैसे अब बाहर हैं तो क्या नारा दे रहे हैं कि दिल्ली चलो। क्यों दिल्ली चलो, कि दिल्ली ही मेरा देश है, दिल्ली को ही तो आज़ाद कराना लक्ष्य है ना, तो इन्होंने ये नारा दिया कि दिल्ली चलो। और उसके साथ क्या कहा इन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके मतलब ये नहीं हुआ कि कटोरे कटोरे भर खून सब लोग देंगे, इसके तात्पर्य हुआ कि अगर अपने देश को आज़ाद कराने में यदि हम बलिदान भी हो जाएं, शहीद भी हो जाएं या हमारी मृत्यु भी हो जाए तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कहा जाता है कि स्वतंत्रता बलिदान भी चाहती है, तो इसकी वजह से इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक तरह से लोगों में जोश भरने का भी यह तरीका होता है कि यदि हम किसी पुनीत कार्य में, किसी अच्छे कार्य में सहभागी होते हुए हमारी जान चली भी जाए
तो हमें इसकी कोई ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको सौभाग्य समझना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। इसी वजह से इन्होंने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस बात को ये कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इन्होंने एक शपथ ली। शपथ आपने देखा होगा कि आज भी हम लोग लेते हैं, और हमारे संविधान में भी ये शपथ का प्रारूप है कि जब हमारे चुनाव के उपरांत हमारी जो सरकारें गठित होती हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यगण एक शपथ लेते हैं। मैं सुभाष चंद्र बोस यहाँ कहे होंगे, उनका नाम है यहाँ, ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर। किसकी? ईश्वर की। माने हम लोग ऐसे आस्थावान लोग हैं कि हम लोग जितना भी कार्य करते हैं स्वयं भले कर रहे हों, लेकिन उसका श्रेय स्वयं न लेकर के सबका कर्ता धर्ता ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूँगा। और इसी शपथ में एक तथ्य और निहित है, ये 38 करोड़, हो सकता है किसी की निगाह चली जाए, वो पूछे कि उस समय जनसंख्या हमारी कितनी थी, तो उसका क्या जवाब आएगा? 38 करोड़ हमारी जनसंख्या थी। हो सकता है ये भी पूछ ले, हो सकता है शपथ पूछ ले। ठीक, और क्या कह रहे हैं कि 38 करोड़ देशवासियों के स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूँगा। जबकि उस व्यक्ति के पास ICS जैसा पद था, लेकिन उसको छोड़ करके इन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना देश के लिए, देशवासियों के लिए, और 38 करोड़ देशवासियों के की स्वतंत्रता के लिए कह रहे हैं कि अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। कितनी बड़ी बात है। ठीक, और ये भी है कि वो जो सरकार बनी थी सिंगापुर में, अस्थायी सरकार, 21 अक्टूबर 1943 को, तिथि हमें याद रहनी चाहिए, बार बार पेपर सेटर इस तिथि को ही पूछते हैं। उसको संसार की 9 शक्तियों ने अपनी मान्यता दी कि हाँ ठीक है ये सरकार। ठीक, तो यह भी प्रश्न कई बार बना है कि संसार की 9 शक्तियों ने इस सरकार को अपनी मान्यता दी। यह नहीं कि एक जगह सरकार की घोषणा कर दी, कहे कि भाई उस सरकार के हम मुख्य सेनापति हैं और आपके सहयोगी साथी लोग ही ताली बजा के आपको सर्वोच्च सेनापति मान लिए, ऐसा नहीं है। माने इस कदर लोकप्रिय थे या विचारोत्तेजक इनका वो था कि न केवल देश बल्कि विदेश में भी इनके कार्यों को मान्यता मिली। माने जो इन्होंने सरकार बनाई, आपने देखा कि 9 देशों की सरकारों ने इनको मान्यता प्रदान करी। मीन से हुआ कि अपने कृत्य से देश और विदेश दोनों जगह न केवल जाने पहचाने गए, बल्कि इनका मान सम्मान भी इस रूप में बढ़ा कि विदेशी शक्तियों ने भी मान दिया और भारत की शक्तियाँ तो साथ थी ही। फिर 23 अक्टूबर 1943 को होता यह है कि जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र मतलब एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। इन्हीं 2 राष्ट्रों के बीच ही मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन्हीं 2 राष्ट्रों के बीच ही द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कई देश मित्र राष्ट्रों के साथ जुटे हुए थे, कई देश धुरी राष्ट्रों के साथ जुटे हुए थे। इन्हीं दोनों देशों के साथ ही विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध की घोषणा कर दी, और क्या हुआ? दुर्भाग्य से जो जापान था, शुरू में तो उसको दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों में काफ़ी कुछ सफलता मिली, लेकिन बाद में क्या होता है कि जापान को भी पराजित होना पड़ता है और जर्मनी भी द्वितीय विश्व युद्ध में दुर्भाग्य से पराजित होता है। ऐसे में जब जिनके सहयोग से इनका सुभाष बाबू का कार्य चल रहा था, जब उन्हीं को पराजित होना पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसमें होता यह है कि अगस्त 1945 में बैंकॉक दक्षिण पूर्व एशिया का स्थान है, वहाँ से टोक्यो रवाना हुए। माने जापान चले जाते, वहाँ रवाना हुए, परंतु फार्मोसा द्वीप में, फिलीपींस का फार्मोसा द्वीप है, वहाँ बताया जाता है कि इनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें इनकी दुखद मृत्यु हो जाती है।
यद्यपि आज भी इस विषय पर विवाद है, ठीक से तय नहीं हो पाया है कि वास्तव में उस दुर्घटना में मरे भी थे कि नहीं मरे थे। कई तरह की किंवदंतियाँ समाज में हैं कि फैजाबाद में मौनी बाबा के रूप में देखे जाने गए वही सुभाष जी हैं, चूँकि वेश बदलने में माहिर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस दुर्घटना में मरे नहीं, बल्कि देश में, अपने ही देश में वेश बदल करके जगह जगह कहे गए। यद्यपि इसका कोई बड़ा पुष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन जो एथेंटिक माने पुस्तकों में लिखा पढ़ा मिलता है वो यही है कि बैंकॉक से टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप पर इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वहीं ये दुखद मृत्यु को प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य है कि आज हम लोग उस व्यक्तित्व और उस टॉपिक को पढ़े हैं जो केवल अपने देशवासियों के लिए अपना सब कुछ त्याग करके और एक नए सिस्टम से, माने हम लोग अपने देश में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस समय ब्रिटिश सत्ता का जब ताप खूब ज़्यादा था तो इनके दिमाग में एक से एक विचार आ रहे थे। जब बेस बदल लेना है, कहीं कुछ नाम रखना है जरूरत के हिसाब से, कहीं कुछ नाम देना है, माने भारत के बाहर की शक्तियों से भी सहयोग लेकर के अपने देश के 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता और उनकी सफलता के लिए कितनी कोशिश की इस व्यक्तित्व ने, इस महान आत्मा ने। आज हम लोग इतिहास में उन तथ्यों को सीखे जाने थोड़ी सी कोशिश की कि कुछ उनके विषय में जाने, कुछ वो भी जाने कि जो हमारी परीक्षाओं में आते रहे हैं, जिनको हम ट्रेस कर लें और साथ ही परीक्षा में प्रश्न के स्वरूप में हमारे सामने आए तो हम उसे हल कर लें। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल इसके आगे बात को आगे बढ़ाएंगे।